हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सांद्रण की इकाइयों में फॉर्मलता व मोल प्रभाज पढ़ेंगे। इससे पहले आप मोलेलिटी, मोलेरिटी व नॉर्मेलिटी पढ़ चुके हो। इनको पढ़ने से पहले हम मोलरता व नॉर्मलता में संबंध पढ़ेंगे। अगर नॉर्मलता दी है तो हम मोलरता कैसे निकाल सकते हैं, या मोलरता दी है तो नॉर्मलता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता बराबर मोलेरिटी बराबर आपने पढ़ा विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणु द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास इंटू आयतन मिलीलीटर में, और कितने से मल्टीप्लाई किया, 1000 से। ये फार्मूला था मोलेरिटी का। नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 और अपॉन में आयतन वॉल्यूम मिलीलीटर में। ये नॉर्मलता का फार्मूला पढ़ा। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट मास तुल्यांकी द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो EM ये बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास अणु द्रव्यमान अपॉन वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर ये किसके बराबर है, इक्विवेलेंट मास के बराबर है। EM की जगह आप क्या रख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो फार्मूला क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी का, नॉर्मेलिटी बराबर द्रव्यमान अपॉन अणु द्रव्यमान अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा, आयतन मिलीलीटर में। ये किसका फार्मूला आ गया, नॉर्मेलिटी का। वैलेंसी फैक्टर ऊपर आ जाएगा। अब इस पूरे W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन V, तो यहां पर ये जो फार्मूला है ये किसका है, मोलेरिटी का, और यहां पर ये भी किसके बराबर होगा, मोलेरिटी के बराबर। तो यहां हम क्या रख सकते हैं, मोलेरिटी या मोलरता रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता बराबर क्या आ जाएगा इसकी जगह, मोलेरिटी, और ये वैलेंसी फैक्टर ऊपर आएगा तो इनटू वैलेंसी फैक्टर, इसे N फैक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ नॉर्मेलिटी और मोलेरिटी में क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी बराबर मोलेरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। यदि हमें मोलेरिटी मालूम है तो हम उसे वैलेंसी फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो ये रिलेशन है नॉर्मेलिटी और मोलेरिटी में। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता। फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी को हम F से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, F से। और इसकी जो यूनिट है वो होती है 4 मोल पर लीटर। क्या होती है, 4 मोल। ये N है, स्मॉल n। यदि हम F हटा दें तो मोल आएगा, मोल पर लीटर, और F लगा दिया तो 4 मोल पर लीटर। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के
4 मोल FN, इसको हम कहते हैं 4 मोल। 4 से मतलब 4 नहीं है, फॉर्मूला से है 4 मोल की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। क्या होगी डेफिनेशन? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के 4 मोल की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। और इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल F से। तो यहां फॉर्मेलिटी बराबर क्या लिखेंगे? फॉर्मूला 4 मोल पर लीटर, आयतन लीटर में, 4 मोल पर लीटर। 4 मोल बराबर क्या होगा? तो हम यहाँ पर इसे थोड़ा कंपेयर करते हैं नॉर्मेलिटी और मोलेरिटी से। मोलेरिटी बराबर आपने क्या पढ़ा? मोलेरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल पर लीटर, 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। इसी तरह से आपने नॉर्मेलिटी बराबर क्या पढ़ा? इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर। अब हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी बराबर क्या आ रहा है? 4 मोल पर लीटर, ये वॉल्यूम लीटर में। n की जगह हमने क्या रखा था? n बराबर हमने लिखा था यहां, n बराबर क्या होगा? इसको हम यहां लिखें, n बराबर होता है W अपॉन मोलर मास, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का अणु द्रव्यमान। और यहां पर EQ बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, EM, इक्विवेलेंट मास। अब यहां 4 मोल बराबर क्या होगा? 4 मोल। तो 4 मोल बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन फॉर्मूला मास, सूत्र द्रव्यमान। क्या होगा? सूत्र द्रव्यमान। तो यहां जो अंतर आ रहा है वो मॉलिक्यूलर मास मोलेरिटी में, नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास तुल्यांकी द्रव्यमान, और फॉर्मेलिटी में सूत्र द्रव्यमान फॉर्मूला मास आ रहा है। अब हम यहां पर FN 4 मोल की जगह क्या रख सकते हैं? विलेय का द्रव्यमान अपॉन फॉर्मूला मास, सूत्र द्रव्यमान। ये क्या है? फॉर्मूला मास, सूत्र द्रव्यमान। इसका जो फॉर्मूला अगर हम यहां FN की जगह क्या रखते हैं? W/FM, FN की जगह, तो फॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिटी बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का सूत्र द्रव्यमान इंटू आयतन लीटर में। और यदि हम इसे मिलीलीटर में लिखते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलेय का सूत्र द्रव्यमान इंटू आयतन मिलीलीटर में। तो ये फार्मूला आया फॉर्मेलिटी का। अब यहाँ ये जो सूत्र द्रव्यमान है ये क्या होता है? तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रयोग द्वारा किसी पदार्थ का ज्ञात किया हुआ द्रव्यमान होता है। ये क्या है?
एक तरह से अणु द्रव्यमान है, लेकिन कैसा अणु द्रव्यमान है? जो एक्सपेरिमेंटल ज्ञात किया गया है। हम लोग जो अणु द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास उपयोग में लाते हैं वो कैलकुलेट है, सैद्धांतिक है, जिसे हम गणना करके ज्ञात करते हैं। पर एक्सपेरिमेंटल ज्ञात किया गया अणु द्रव्यमान क्या कहलाता है? सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम गणना से ज्ञात कर सकते हैं तो एक्सपेरिमेंटल ज्ञात करने की जरूरत क्यों पड़ती है? कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो विलयन में डालने पर या तो टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, और जब वियोजित हो जाते हैं तो एक्सपेरिमेंटली उनका जो द्रव्यमान है वो कम हो जाता है। और कई पदार्थ ऐसे हैं जो विलयन में आपस में संगुणित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और उस समय उनका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो फॉर्मूला मास कैसा मास है? ऑब्जर्व्ड, प्रेक्षित अणु द्रव्यमान है। तो हम यहाँ पर Fm की जगह क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड मतलब प्रेक्षित, जो हमने एक्सपेरिमेंटल ज्ञात किया है। तो ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है। अब हम यहाँ मोलरता और फॉर्मलता में क्या संबंध है उसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। फॉर्मलता व मोलरता में संबंध। फॉर्मलता का फॉर्मूला आप लिखते हो फॉर्मेलिटी, इसे हम यहाँ F लिख लेते हैं, कैपिटल F। फॉर्मेलिटी बराबर क्या लिखा हमने? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का सूत्र द्रव्यमान Fm, और Fm को हम क्या लिख सकते हैं? m ऑब्जर्व्ड। अभी सेकंड स्टेप में लिखेंगे इसको 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा? आयतन मिलीलीटर में। इसी को हम यहाँ F इक्वल W अपॉन कैसा? ऑब्जर्व्ड, प्रेक्षित, इंटू 1000 अपॉन आयतन मिलीलीटर में। अब हम मोलेरिटी का फार्मूला लिखें तो मोलेरिटी बराबर क्या होगा? W अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कैसा? मॉलिक्यूलर मास सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल या कैलकुलेट, तो उसे या तो TH लिखा होता है, TH मतलब सैद्धांतिक, या कैलकुलेट लिखा होता है मतलब गणना से प्राप्त मॉलिक्यूलर मास, इंटू 1000 अपॉन आयतन मिलीलीटर में। अब हम इस इक्वेशन को, इस फार्मूले को इससे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? Fm रेशो आ जाएगा। फॉर्मलता अपॉन मोलरता बराबर क्या आएगा? जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ W से W कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 1000, इससे ये कैंसिल हो गया आयतन। ये जो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल, ये आपको स्पष्ट समझ में आना चाहिए। थ्योरेटिकल से मतलब है कि अगर हमने यहाँ पर NaCl लिखा तो NaCl का थ्योरेटिकल कितना लिखते हैं? 23 प्लस 35.5। तो गणना से प्राप्त जो अणु द्रव्यमान होता है उसे हम सैद्धांतिक या कैलकुलेट, गणना से प्राप्त लिखते हैं। और जो एक्सपेरिमेंटल, अब आपने NaCl को पानी में डाला तो क्या होगा? Na पॉजिटिव में, Cl निगेटिव में टूट जाएगा, और जब छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे तो इनका द्रव्यमान कम हो जाएगा। और यहां क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड, जो हमें प्रयोग द्वारा प्राप्त हुआ है। आप चाहें तो यहां सैद्धांतिक
लिख सकते हैं और यहाँ ऑब्जर्व की जगह प्रेक्षित जो प्रयोग द्वारा प्राप्त हुआ है ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको एक नया शब्द आने वाला है, एम थ्योरेटिकल। मॉलिक्यूलर मास कैसा? थ्योरेटिकल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड। इसे हम आई, और आई होता है 1/2 गुणांक, जो आप आगे पढ़ेंगे 1/2 गुणांक। आई क्या है? 1/2 गुणांक। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं? आई रख सकते हैं। तो एफ और एम को हम इधर ले जाएं तो एम इंटू आई। तो ये रिलेशन है फॉर्मलता व मोलरता में। फॉर्मेलिटी बराबर मोलेरिटी इंटू आई। आई 1/2 फैक्टर है जो किसका रेशो है? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। सैद्धांतिक अणु द्रव्यमान जो हम गणना से प्राप्त करते हैं, और ऑब्जर्व्ड मतलब प्रेक्षित अणु द्रव्यमान जो प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं, उन दोनों का अनुपात क्या है? आई। और अब हम पढ़ेंगे मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज किसी विलयन में उपस्थित घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। यहां हमने एक विलयन में 2 घटक हैं, ए और बी। तो ए के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ए का मोल प्रभाज, और बी के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे? बी का मोल प्रभाज। तो यहाँ पर अगर हमने ए के ये 2 घटक किसी विलयन में उपस्थित हैं, तो एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या। विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे? मोल प्रभाज। अब इस विलयन में ए की मोल संख्या, ए के मोल, तो ए के कितने मोल हैं? Na। फिर बी के मोल, तो बी के मोल हैं Nb। अब अगर हमें ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो यहां मोल प्रभाज को x से डिनोट करते हैं, इसे जीटा भी बोलते हैं, कई बार काई बोलते हैं। तो यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हम मोल प्रभाज बोलेंगे। ए का मोल प्रभाज ये बराबर होगा Na, ए के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाएगा? मोल प्रभाज। तो ये किसका मोल प्रभाज हो गया? ए का। अब हमें बी का मोल प्रभाज निकालना है, तो बी का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? Nb, बी के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या Nb।
जितने भी दो से ज़्यादा भी घटक हो सकते हैं, तो यहाँ हम NC लिख सकते हैं, ND लिख सकते हैं। जितने भी घटक उपस्थित हैं उन घटक के मोलों की संख्या का योग कुल मोलों की संख्या। किसी विलयन में जितने भी घटक हैं उनके मोल प्रभाज का योग हमेशा 1 होता है। अब 1 क्यों होता है तो हम यहां देखते हैं XA प्लस XB, A का मोल प्रभाज प्लस B का मोल प्रभाज, ये बराबर क्या होगा Na अपॉन Na प्लस NB, Na प्लस NB प्लस B का मोल प्रभाज कितना है NB अपॉन Na प्लस NB। अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा Na प्लस NB, यहां पर क्या आ जाएगा Na प्लस NB, इससे ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1। तो जितने भी घटक उपस्थित हों उनके मोल प्रभाज का योग हमेशा 1 होता है। ये आपको याद रखना है, कितने भी घटक हों 2, 3, 4, उनके मोल प्रभाज का योग हमेशा 1 होता है। अब यहाँ पर मोल संख्या सीधे नहीं देते हैं, जब भी न्यूमेरिकल रहता है तो उसमें क्या देते हैं मास देते हैं। और आपको मालूम है कि यदि मास दिया है तो हम मोल संख्या निकाल सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। N बराबर क्या होता है W अपॉन M, द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 1 बिलियन में 2 घटक इथाइल अल्कोहल कितना 46 ग्राम, 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल और 54 ग्राम H2O उपस्थित है। दोनों घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। इथाइल अल्कोहल और H2O का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है मोल प्रभाज किसका इथाइल अल्कोहल और मोल प्रभाज किसका H2O का, ये दोनों ज्ञात करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे मोल संख्या निकालेंगे NC2H5OH इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का द्रव्यमान कितना दिया 46, इसका अणु द्रव्यमान कितना होगा कार्बन का 12 होता है 24 प्लस हाइड्रोजन 6 है प्लस ऑक्सीजन 60, कितना आएगा ये 46 आएगा। तो इसको 46 से डिवाइड करेंगे, कितने मोल आए 1 मोल आया। फिर हम निकालेंगे NH2O। NH2O कितना दिया मास 54 और इसका कितना होता है 2 + 16 18, कितने मोल आए 3 आए किसके H2O के। अब हम इसका मोल प्रभाज निकालेंगे तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा इथाइल अल्कोहल के मोल संख्या कितनी NC2H5OH अपॉन NC2H5OH प्लस NH2O, कितना आ जाएगा इथाइल अल्कोहल के कितने मोल हैं 1 और कुल मोल कितने आएंगे 1 और 3 जोड़ देंगे 4 आ गए, ये आएगा 0.25। इथाइल अल्कोहल का
सॉरी यहाँ हमने n लिखा है, ये x आएगा, x या जीटा इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज, इथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। किसका मोल प्रभाज निकालना अब? H2O का। H2O का मोल प्रभाज बराबर H2O के मोलों की संख्या, NH2O अपॉन N C2H5OH प्लस N H2O। H2O के मोलों की संख्या कितनी है? 3, कुल मोलों की संख्या 4, 0.75। अब अगर हम दोनों के मोल प्रभाज को जोड़ें तो इन दोनों को यदि जोड़ोगे तो इन दोनों का योग कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस तरह से कितने भी घटक विलयन में दिए हों हम उनका मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।